हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम स्वेट इन मैथ्स क्लास। बेटा लास्ट क्लास तक अपन जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया था आपने वाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है वो। और थर्ड चैप्टर में मैट्रिसेस में मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ देने हैं अभी, बाकी सारे आप कर लेंगे, कर चुके होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स तो पहले ही बता चुके थे हम उनके बारे में, ठीक है। तो मैट्रिसेस के बारे में आज अपन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस के बाद आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर 4 यानी सारणिक। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको मैट्रिक्स अच्छे से आता है तो डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ में आएगा। दोनों चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर कोई स्टूडेंट जिसने नया ज्वाइन किया हो, मैट्रिसेस को एक बार पुराने वीडियो लेक्चर्स जरूर देख लेंगे मैट्रिसेस के, तभी उसको डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। किसी के पास अगर अवेलेबल नहीं है, वैसे तो ऐप के अंदर मैं बता चुका हूँ पहले, सारे ही वीडियो लेक्चर हैं अपने से। फिर भी अगर कोई वीडियो लेक्चर अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कॉल करके बताएंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैट्रिसेस एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या है, क्लियर। ये सारी चीजें, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी क्या है, इन सब के बारे में आप पहले स्टडी करेंगे एक बार, ठीक है। तब जाके डिटर्मिनेंट पे जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट के बारे में मैं आप स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। डिटर्मिनेंट है क्या, तो आप ऐसा समझ लीजिए बेटा, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। वो नंबर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से जनरेट होगा, कहाँ से उत्पन्न होगा, बात की बात है, बट एक नंबर को डिटर्मिनेंट कहते हैं। मैंने कहा 4 हो सकता है किसी का डिटर्मिनेंट है, मैंने कहा 5 हो सकता है किसी का डिटर्मिनेंट है, मैंने कहा -10 हो सकता है किसी का डिटर्मिनेंट हो, क्लियर। तो डिटर्मिनेंट से मतलब एक नंबर से है, और वो नंबर कहाँ से आएगा, कहाँ से जनरेट होगा, ये अपने को सोचना पड़ेगा। तो आप सब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते ही हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जहां नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। m इज इक्वल टू n अगर है, रो और कॉलम अगर सेम है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर इन कॉलम सेम है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी मैट्रिक्स 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, क्लियर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जहां रो और कॉलम की संख्या समान हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। चलिए बेटा, तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते ही हो। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इफ n इज इक्वल टू n, या यूं लिख ले केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लियर। एग्जाम्पल A1 B1 A2 B2, 2x2 ऑर्डर हो गया। सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ ये, एक ये ले लिया अपन ने, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर 3x3 हुआ, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। उस न्यूमेरिक वैल्यू को ही, ऐसा समझ लें, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स is called determinant। क्लियर। तो वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, क्लियर। ये तो समझ में सुनने वाली बात है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट हो। अब वैल्यू आएगी कैसे, ये सोचना पड़ेगा। वैल्यू होनी कौन सी है, बिल्कुल बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये समझ में आ जाना चाहिए डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करेंगे, क्लियर। तो मैंने लिखा है बेटा, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, क्लियर। ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, क्लियर।
इज डिनोटेड बाई 3 वेज है, ठीक है। इज डिनोटेड बाई DET ऑफ ए, यूं इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ये जो दो वर्टिकल लाइंस है ना, इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ए लिख रखा है, तो इसको भी अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बोलेंगे। क्लियर? तो ये जो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ए लिख रखा है, इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है। ये मोड जैसा दिख रहा है बट मोड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। या ओनली डेल्टा द्वारा भी शो करेंगे ये, तो ये भी सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट का। अब बात आती है जैसे ये ए मैट्रिक्स है, तो इस ए का जो डिटर्मिनेंट होगा DET ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहां तो आपने देखा होगा बेटा मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। क्लियर? जबकि यहां एलिमेंट्स को इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच लिखना है, जरूर ध्यान रखेंगे। डिटर्मिनेंट का सिंबल ही क्या, दो वर्टिकल लाइंस। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब इस वर्टिकल लाइंस में आएंगे। फर्स्ट रो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। क्लियर? ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। ओके, उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो ये क्या आएगा, DET ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर यहां पर भी एलिमेंट्स को वर्टिकल लाइंस के बीच ही लिखना है, A1 B1 A2 B2। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझ जाए बेटा कि जो डिटर्मिनेंट होगा वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। क्लियर? डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्लियर? और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, तो मैंने अभी अभी कहा कि डिटर्मिनेंट को डिनोट किससे करना है बेटा, DET ऑफ ए, या दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ए लिखेंगे, वो भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या ओनली डेल्टा द्वारा। क्लियर? तो एक चीज और कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रिटन इन ब्रैकेट्स, जबकि एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिटन इन टू वर्टिकल बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। क्लियर? ये जो डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स होंगे उनको कहां लिखा जाएगा, इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में। यहां पर भी ये रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पर्टिकुलर वैल्यू कैसे आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू कैसे आएगी, वो जरूर सोचना है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, डिटर्मिनेंट क्या है, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ओके, अब वो वैल्यू कहां से मिलनी है, किस तरह से मिलनी है, अभी बताएंगे आपको। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, एक सेकंड, इज डिनोटेड बाय DET ऑफ ए, या ये मोड ऑफ ए, मोड है नहीं, ये ध्यान रखेंगे, या ओनली डेल्टा। एलिमेंट्स को सभी को कहां लिखा जाएगा, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, या तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा या थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जितने रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। डिटर्मिनेंट्स में कभी रेक्टेंगुलर डिटर्मिनेंट नहीं होगा, हमेशा स्क्वायर ही डिटर्मिनेंट होगा। क्लियर? अब बात आती है इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, इतना नोट करिए फिर बताता हूं। चलिए फिर आगे बेटा, बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखते चलो। किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, किस तरह से फाइंड करना है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इतना ही रहने दीजिए क्योंकि मैट्रिक्स का ही बनेगा, ये तो कंफर्म है। चलिए, तो एक मेथड है बेटा एक्सपेंशन मेथड। प्रसार विधि।
एक्सपेंशन मेथड है क्या, बहुत ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं वैल्यू सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है देखते चलिए। ये कोई मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, DET ऑफ A, या यूं वर्टिकल लाइंस के बीच में A, और फिर एलिमेंट्स को भी इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच ही लिखना है, A1 B1 A2 B2, ओके। फिर आपको करना क्या है बेटा, यहां पर सेकेंड ऑर्डर वाले में तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस ये, यानी A1 A2 माइनस, एक सेकेंड, A1 B2 माइनस A2 B1, बस ये डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा A इज इक्वल टू 2 3 1 4, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 3 1 4, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 2 4 जा 8 माइनस 3 यानी 5, ओके। फिर एक एग्जांपल लिया अपन ने कि A कोई मैट्रिक्स है 3 -1 2 -4, क्लियर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 -1 2 -4, चलिए फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू -4 तो -12, ओके, माइनस 1 इंटू 2, यही होगा ना। चलिए तो -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, क्लियर। क्योंकि फॉर्मूले में बीच में जो प्रोसेस है उसमें यहाँ माइनस आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाना है, और -12 + 2 -10। याद रखेंगे ये मोड नहीं है, एक कंफ्यूजन हो जाए आपको कि मोड ऑफ ए है तो पॉजिटिव ही आना, नहीं, मोड नहीं तो वर्टिकल लाइंस है, ये सिंबल है केवल डिटर्मिनेंट का। तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव रहनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहनी है, क्लियर। तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, नोट कीजिए फटाफट बेटा। फिर देखना थर्ड ऑर्डर का किस तरह से करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C2, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो पहले तो सिंबल है ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो वर्टिकल लाइंस के बीच में एलिमेंट्स लिखेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड ये C3, क्लियर। अब एक सेकेंड, इसको अपन एक्सपेंड तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेथड ही एक्सपेंशन मेथड है। तो एक्सपेंड करने से पहले कुछ एक ये पॉइंट जरूर देख लें, नोट डाल रहा हूं, साइन सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेंट है, सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेंट। तो जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, A11 जानते हैं, A12 A21 A22, क्लियर। तो I और J या I और J का सम अगर इवन आ रहा है तो डिटर्मिनेंट में इसका साइन पॉजिटिव होगा, और I और J का सम अगर ऑड आ रहा है तो इसका साइन नेगेटिव होगा। यूज कहां करेंगे बात की बात है। तो आपको याद रखना है कि इस का जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो इसका जो साइन आएगा तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1
3 तो नेगेटिव और 2 + 2 तो 4। क्लियर। उसी तरह से 3x3 ऑर्डर का अगर अपन देखें तो ये A11 होता है तो पॉजिटिव, A12 तो नेगेटिव और A13 तो फिर पॉजिटिव। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर। ये साइन सिस्टम कैसे बना है, आई और जे का अगर सम पॉजिटिव आ रहा है तो सॉरी इवन आ रहा है तब तो साइन पॉजिटिव होगा और अगर ऑड आ रहा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो बेटा ये साइन सिस्टम याद रखेंगे कि आई और जे का अगर सम इवन आ रहा है तो उस एलिमेंट का साइन पॉजिटिव होगा और ऑड आ रहा है तो नेगेटिव होगा। यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ। ठीक है। चलिए अब ये R1 रो है, जानते हो R2 R3, कॉलम नंबर C1, कॉलम C2 और ये कॉलम C3। क्लियर। अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहते हैं, एक्सपेंशन मेथड तो अप्लाई करना ही करना है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग करेंगे विद रेस्पेक्ट टू R1, विद रेस्पेक्ट टू R2, विद रेस्पेक्ट टू R3 या कॉलम C1 C2 C3, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ओके। तो मैं यहां फिलहाल कर रहा हूं R1 के अकॉर्डिंग। एक्सपेंड अलोंग R1। ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब किस तरह से करना है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। R1 के एलिमेंट A1 B1 C1, तो R1 के एलिमेंट्स को यूं लिखेंगे A1 इनटू ये, इस तरह से ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे दो वर्टिकल लाइंस लगाते हुए। फिर सेकंड एलिमेंट है V2 और इसका साइन क्या दे रखा था, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस V2 इनटू ये ब्लैंक स्पेस। क्लियर। फिर C1 और C1 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो एक सेकंड बेटा, ये A1 B1 C1 और ये प्लस C1 और ये फिर ये ब्लैंक स्पेस। क्लियर। अभी जो स्पेस आपने अभी दो वर्टिकल लाइंस बना रखी हैं, इनके बीच एंट्रीज कौन कौन सी होंगी, तो A1 के साथ लिखा हुआ है ना, ये A1 के पास, तो A1 के पास जो ब्लैंक स्पेस है तो उसमें A1 से पास होने वाली रो और पास होने वाला कॉलम को छोड़ देंगे। तो बचे हुए एलिमेंट्स जो हैं कौन कौन से बचे, B2 B3 C2 C3, वो यहां आ जाएंगे B2 B3 C2 C3। ओके। इस तरह से, और सेम यही प्रोसेस यहां लगाएंगे। ये B1 रो है, B1 एलिमेंट है। क्लियर। तो B1 से पास होने वाली रो और B1 से पास होने वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो बचा क्या, A2 A3 C2 C3, तो ये आ जाएगा A2 A3 C2 C3। ओके। अब C1 के साथ देखेंगे, तो C1 से पास होने वाला रो यही है और पास होने वाला कॉलम छोड़ देंगे। क्या बच गया, A2 A3 एंड B2 B3। ओके। अब आपने देखा होगा कि जो ब्लैंक स्पेस मैं बोल रहा था, ये ब्लैंक स्पेस है क्या एक्चुअल में, ये सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हो गए। अब इनको तो सॉल्व करना जानते ही हो, A1 इंटू ये माइनस ये, तो B2 C3 माइनस B3 C2। ओके। माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2। ओके। प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर ही लेंगे, एक नंबर मिल जाएगा आपके लिए। तो यही जो नंबर आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा। ये एक्सपेंशन मेथड हुआ। यहां हमने एक्सपेंड किया था अलोंग R1, अब एक्सपेंड करें सपोज अलोंग R2, तो क्या आएगा, नाउ एक्सपेंड अलोंग R2 रो, सेकंड रो। तो कंसेप्ट तो यही है और आंसर भी सेम आएगा। तो अब R2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, A2 B2 C2, साइन क्या है इसका, माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा बेटा माइनस A2 इंटू ब्लैंक स्पेस प्लस B2 इंटू ब्लैंक स्पेस प्लस, अब ये लास्ट वाला फिर माइनस है तो माइनस C2 और इंटू ये ब्लैंक स्पेस। अब ये ब्लैंक स्पेस नहीं है, सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है। एलिमेंट कहां से आएंगे, A2 से पास। अब यहां A2 है ना, A2 से पास होने वाला रो और पास होने वाला कॉलम छोड़ देंगे। बचा क्या, B1 B3 C1 C3, ये आ जाएगा B1 B3 C1 C3। क्लियर। उसी तरह से B2 से पास होने वाला और कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो क्या बचा, A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 C3।
C2 से पास होने वाला रो, तो रो तो यही है, और पास होने वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बच गया A1 A3 B1 B3, A1 A3 और ये B1 B3, फिर इनको सॉल्व कर देंगे तो इसी तरह से एक नंबर आ जाएगा। अब सपोज अपन एक्सपेंड करें, एक्सपेंड अलोंग कॉलम नंबर C1, क्लियर, तो डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, आना तो सेम है। अब इसका साइन प्लस और ये माइनस, C1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं, A1 A2 A3, कंसेप्ट तो फिर वही है कि पहले एलिमेंट्स लिखेंगे किसके, C1 के, A1 इनटू ये डिटरमिनेंट, क्लियर, इसका साइन माइनस है तो माइनस A2 इनटू डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का, इसका फिर प्लस है साइन तो प्लस A3 और इनटू ये डिटरमिनेंट। अब A1 से पास होने वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, B2 B3 C2 C3, B2 B3 C2 C3, सेम। अब A2 से पास होने वाला रो और कॉलम छोड़ेंगे तो B1 B3 C1 C3, समझ में आ रहा है ना, क्या आएगा B1 B3 C1 C3। बेटा A3 से अब पास होने वाला रो, A3 से पास होने वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे तो B1 B2 C1 C2, क्या आ जाएगा B1 B2 और ये C1 C2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो नंबर आएगा वो सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके आप ज्ञात कर सकते हो, क्लियर, चाहे R1 के, चाहे R2, चाहे R3 या किसी भी कॉलम के, ओके। और आना हर कंडीशन में सेम है आंसर। तो एक्सपेंशन कैसे किया गया ये आपको क्लियर होना चाहिए। साइन सिस्टम कैसे बना है, आई और जे के सम के अनुसार। अगर आई और जे की वैल्यू पॉजिटिव है, आप जानते हो ये A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो अगर आई और जे की जो आई और जे का जो सम इवन आ रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव ऑड आ रहा है तो साइन नेगेटिव होगा। कैसे यूज किया फिलहाल यहाँ, इस साइन सिस्टम को ध्यान रखेंगे, क्लियर, नोट करिए बेटा, फिर एग्जांपल देखेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए बेटा फिर एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि जैसे ये है, if A is equals to 2 minus 3 1 4 0 2 3 minus 1 0, ये कोई डिटर्मिनेंट है, वो सॉरी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। क्वेश्चन वाला कहेगा if A is equals to this then find डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो लिखेंगे because डिटर्मिनेंट ऑफ A is equals to, वर्टिकल लाइंस के बीच में एलिमेंट्स लिखेंगे 4 0 2 3 minus 1 0, क्लियर। अब एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करोगे तो R1 के अकॉर्डिंग करते हैं, चलिए एक्सपेंड, तो एक्सपेंड अलोंग R1, क्लियर। चलिए तो R1 के एलिमेंट ये है तो 2 इंटू ये ब्लैंक स्पेस। अब इसका एलिमेंट, इसका जो साइन था वो माइनस था, तो माइनस और एलिमेंट भी की जो वैल्यू है वो भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा -3, यूं ध्यान रखेंगे, क्लियर। ये माइनस किसके कारण हो रहा है, आई और जे के कारण, और ये माइनस किसके कारण है, एलिमेंट के कारण, और ये इंटू ब्लैंक स्पेस +1 इंटू ये ब्लैंक स्पेस, ठीक है। 2 से पास होने वाला रो और कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा बेटा 0 -1 2 0, ओके। -3 से पास होने वाला रो और कॉलम छोड़ा तो 4 3 और ये 2 0। 1 से पास होने वाला रो और कॉलम छोड़ दिया तो 4 3 0 -1 4 3 0 और ये -1। सॉल्व कीजिए बेटा तो 2, अब सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हो गया ना ये, तो 0 माइनस
अभी तो चलो मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ वरना डायरेक्ट करेंगे। 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -1 × 2 यही होगा ना, ये माइनस माइनस प्लस 3, ये 0, -3 × 6, ओके, +1, ये -4 और -3 × 0 0, ओके। चलिए बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर। तो 2 × ये 2 बन गया, 2 ही रह जाना है, +3 और ये -6, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 6 18, ओके, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये भी 4 हो गया। चलिए, और 4 से ये 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया कितना, -18, क्लियर। उसी तरह से क्वेश्चन ये है कि इफ a is equals to 4 2 3 0 -1 2 0 3 1, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन वाला कहे कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो एक्सपेंशन मेथड अप्लाई करेंगे। मर्जी आपकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, लेकिन अगर मेंशन कर रखा है कि साहब R1 के अकॉर्डिंग करना है या R2 के, तो उसको फॉलो करोगे, और वरना आप अपने अनुसार देखेंगे कि किस रो या किस कॉलम के अनुसार आप एक्सपेंड करोगे। तो आप ये जरूर देख लें कि जिस रो या जिस कॉलम में 0 ज्यादा दिखें, उसके अकॉर्डिंग आप उसके रेस्पेक्ट में उसके सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे, क्लियर। तो जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको 2 0 दिखाई दे रहे हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1, क्लियर। तो यहां आ जाएगा पहले तो डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 4 0 0 2 -1 3 3 2 1, तो एक्सपेंड along C1, ओके। तो C1 के एलिमेंट्स कौन से हैं बेटा, 4 इंटू ये ब्लैंक स्पेस, क्लियर। आगे इसका साइन -0 इंटू ब्लैंक स्पेस +0 इंटू ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, यहाँ जो भी डिटर्मिनेंट आएंगे सेकेंड ऑर्डर के, 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण 0 ही हो जाएंगे, तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एंट्री यहाँ करने की जरूरत है। 4 इंटू पास होने वाला लोअर कॉलम छोड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 3 2 1, यहाँ चलिए एंट्री तो कर ही दीजिए। 0 से पास होने वाला लोअर कॉलम छोड़ा, तो 2 3 3 1, यहाँ 2 -1 और 3 2, क्लियर। अब सिर्फ कैलकुलेट तो इसी को करेंगे क्योंकि ये तो 0 ही होने हैं सारे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 -6, क्लियर। आगे 0, ये -7 और -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -28, क्लियर। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं अपन एक्सपेंशन मेथड के द्वारा। एक्सपेंशन करेंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग, लेकिन देख लेंगे कि जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा से ज्यादा आपको 0 नजर आए उसके अनुसार करेंगे। और अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अनुसार आपको एक्सपेंड करना है, तो उसको फॉलो करना है, ठीक है। एक एग्जांपल है, जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए यूं बेटा कि कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है ये 2 1 3 4, क्वेश्चन वाला कहे कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ, या एक सेकंड, फाइंड नंबर 1 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड नंबर 2 डिटरमिनेंट ऑफ 2a, ये पूछा जाए। तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। पहले वाले में तो इस a का डिटरमिनेंट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना है, करिए चलिए। तो फर्स्ट वाले को करें तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 1 3 4, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 -3 यानी 5, और 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, ओके। अब सेकंड वाले पार्ट के लिए पहले तो क्या करेंगे, 2a मैट्रिक्स बनाएंगे, क्लियर। तो 2a मैट्रिक्स का मतलब हो गया a का जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स का 2 से मल्टीप्लाई करना। क्या आ जाएगा, ये 2a इज इक्वल्स टू 2 1 3 4, ये 4 2 6 8। अब वैल्यू फाइंड करेंगे इसके डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a 4 2 6 8, बेटा ये तो जानते ही है ना, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है। चलिए अब इसका जो डिटरमिनेंट आएगा 4 8 का 32 -12, ओके, और ये कितना बच जाएगा बेटा 20,
ये आंसर आ गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, नोट करिए फटाफट। इसी टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलने हैं। तो पहले तो आज इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया होगा मुझे कॉल करके बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दूंगा। लेकिन उससे पहले जितने चैप्टर मैं करा रखा हूं उनको जरूर कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है, क्योंकि कल से फिर इसका वर्क चालू हो जाएगा। थैंक यू बेटा।